नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आई। आज जम्मू कश्मीर की जनता ने अपना फैसला सुनाया। यहां डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन का रिजल्ट आए। आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद ये जम्मू कश्मीर में पहला बड़ा चुनाव था। इस चुनाव की खास बातें मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो यह कि इस बार जनता ने खुलकर वोट दिया, बड़ी संख्या में वोट दिया, पहले से ज्यादा वोट दिया और पार्टियों ने खुलकर चुनाव लड़ा, बेखौफ होकर चुनाव लड़ा। आज के नतीजे आने के बाद ज्यादातर पार्टियों ने माना कि जम्मू कश्मीर में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए और विरोधियों ने भी इसका क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। यह जमहूरियत के लिए बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात यह कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने 5 अन्य पार्टियों के साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बनाया था। कांग्रेस भी कमोबेश इस अलायंस के साथ थी। इसके बावजूद गुपकार अलायंस को मेजॉरिटी नहीं मिली। कुल मिलाकर गुपकार अलायंस 113 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है रुझानों के मुताबिक, जबकि बीजेपी 38 सीटें जीत चुकी है, 37 सीटों पर आगे है। इस लिहाज से बीजेपी के खाते में 75 सीटें आ सकती हैं। और यह तीसरी बड़ी बात है, बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ा। पहली बार कश्मीर घाटी में बीजेपी ने 3 सीटें जीती और बहुत सारी सीटें कश्मीर घाटी में ऐसी हैं जिनमें वो छोटे मार्जिन से हारी। बीजेपी को लगता है कि उसने वैली में पैर जमाने की शुरुआत कर दी है। जम्मू में बीजेपी को बड़ी सफलता मिली, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जो उसके हाथ से निकल गए। और चौथी बात, पूरे चुनाव में बड़ी संख्या में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते। ये वो उम्मीदवार थे जो आम कश्मीरियों के बीच गए, उनसे सड़क, बिजली, पानी, स्कूल और अस्पताल का वादा किया और कश्मीर के अवाम ने इन पर भरोसा किया। इसलिए चाहे जम्मू हो या कश्मीर घाटी, दोनों जगह इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सरप्राइज फैक्टर बनकर सामने आए। और बड़ी बात यह कि 280 सीटों में से करीब 60 सीटों पर इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। जम्मू में 18 इंडिपेंडेंट जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि कश्मीर में 40 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत सकते हैं। क्योंकि वोटों की गिनती अभी चल रही है, इसलिए यह फिगर्स और बढ़ सकता है। यह किसी पार्टी का नहीं, किसी विचारधारा का नहीं, यह कश्मीर के आम लोग के उम्मीदवार बनकर सामने आए। जो लोग अपने इलाके के विकास के लिए खुद आगे आए, चुनाव लड़े, जनता ने उनका सपोर्ट किया। इस बार कश्मीर में रिकॉर्ड वोटिंग भी हुई थी। कुलगाम में तो 70% तक वोटिंग हुई। इसलिए आज चुनाव के नतीजे आए तो जनता ने लोकतंत्र की जीत का जश्न मनाया। जम्मू कश्मीर में बरसों बाद ऐसा नजारा देखने को मिला। लोग अपने कैंडिडेट की खुशी में सड़कों पर नाचते, गाते, झूमते नजर आए। किसी ने अलायंस के कैंडिडेट की जीत पर जश्न मनाया तो किसी ने बीजेपी के उम्मीदवार की जीत को सेलिब्रेट किया। कश्मीर से ये तस्वीरें दिखाई दी, ये बदलाव का सबसे बड़ा सबूत है। श्रीनगर की सड़कों पर जो सेलिब्रेशन हुआ वो पॉलिटिकल प्रोसेस में लोगों के यकीन का सबूत है। आपको याद होगा, मैंने इन चुनाव के बारे में आज की बात में जब बात की थी तो कश्मीर के लोगों की बात आपको सुनवाई थी। जरा सोचिए, पहली बार ऐसा हुआ था जब वोट डालने के लिए महिलाएं लंबी लंबी कतारों में नजर आई थी और इनका यही कहना था कि हमें बुनियादी चीजों की जरूरत है। कश्मीर के लोगों ने जो बातें वोट डालने के दौरान कही, अब अपने उम्मीदवार की जीत के जश्न के वक्त वही बातें वो उन्हें याद भी करवा रहे हैं। लोगों का कहना है कि जिन कैंडिडेट्स को जिताया, जिन्हें वोट दिया, कम से कम अब उनसे यही उम्मीद है कि वो हमारे डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, कश्मीर के आवाम को आगे ले जाएंगे, तरक्की के लिए काम करेंगे।
हम उनसे उम्मीद करते हैं कि हमारे गांव में डेवलपमेंट बहुत होगी। हम उसका शुक्रगुजार। उन्होंने वेलकम किया? हाँ, हमने इनका वेलकम किया। जीत के आ गए हैं, हमने इनका वेलकम किया। तो क्या उम्मीद है? हमें इनसे बहुत उम्मीद है, खासतौर पर ये नौजवान लीडर है, हमें इनसे बहुत उम्मीद है, ये गांव के डेवलपमेंट के लिए आगे आएगा। हम इनका बड़ी तहे दिल से हम इनका वेलकम कर रहे हैं। क्या उम्मीद है अभी आगे? हमें उम्मीद यही है कि अभी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट जो भी इनके इलाके में जो पस मंज़र इनका इलाका जो इनको डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है, यूथ इनके साथ है, यूथ इनको बहुत सपोर्ट कर रहा है ताकि डेवलपमेंट की जो भी कमी थी इलाके में वो पूरी हो जाए। तो आपको लगता है इस इलेक्शन से अब डेवलपमेंट होगा आगे? इंशाल्लाह हमें उम्मीद तो यही है, उसी मतलब उम्मीद से हम आगे आए हैं कि हम डेवलपमेंट को थोड़ा आगे ले जा सकें इनकी वसादत से। जम्मू कश्मीर चुनाव ठीक से हो जाएं, शांतिपूर्ण तरीके से हो जाएं, यही बड़ी बात होती है। लेकिन इस बार जिस तरह से नौजवान सामने आए, जिस तरह से एक भी खून का कतरा नहीं बहा और कई नई पार्टियां सामने आई। जम्मू कश्मीर में JKAP जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने चुनाव लड़ा। यह पार्टी पिछले साल 5 अगस्त के बाद बनी और आपको जानकर हैरानी होगी, इस बार इस पार्टी के कुछ उम्मीदवारों ने जीत हासिल कर ली है और कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने बड़े बड़े लीडर्स को हरा दिया है। एक साइड में गुलाम अहमद मीर जो PCC चीफ था वो इलेक्शन लड़ रहा था, एक तरफ से ये शाहबाद बाला की आवाम गरीब तरीके से इलेक्शन लड़ रही थी। उनके जुल्म इतने हो चुके थे, 30 साल से उन्होंने इलाके की आवाम को लूटा है, कोई काम नहीं किया है, बेरोजगार नौजवानों के लिए काम नहीं किया, सड़कें नहीं बनाई, बिजली नहीं कहीं कुछ नहीं किया है। तो आज हम लोगों ने ही इस इलाके शाहबाद बाला के लोगों ने गुलाम अहमद मीर को मिनिस्टर भी बनाया था, आज इसी आवाम ने उसको धमाल भी वापस भेज दिया। JKAP जो हमारी पार्टी है उसकी वसादत से, हमारे लीडरशिप से हमने तो जीत हासिल की, ह्यूज मार्जिन से हमने जीत हासिल की। कुल वोट पड़े थे 900, माशाल्लाह हमने तो 400 ले लिए, वहाँ पे कैंडिडेट 11 थे, तो माशाल्लाह हमारे हक में सीट गई है। तो क्या डेवलपमेंट होंगी? डेवलपमेंट हमारे इलाके जो मेरा इलाका है तो वहाँ पे हमारे लिए शाना बशाना लोगों के साथ चलूंगा। मुझे पता है मुझे क्या करना होगा वहाँ पे, मैं वहाँ का लोकल हूँ, मैं ना कोई पॉलिटिकल घराने से हूँ ना कुछ हूँ, मुझे पता है किस तरह से लोगों से चलना है। मुझे माशाल्लाह मैं तो लोगों के शाना बशाना चलूंगा और 24 आवर्स अपने इलाके के लोगों के लिए अवेलेबल रहूंगा। तो कितने वोट से आपने? 342 से। तो क्या अब प्लान है? अब यूथ के लिए अपने जिन्होंने मुझे जिताया उनके लिए काम करना है और क्या करना है। ये जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते हैं, ये जो ट्रेडिशनल पार्टियां हैं कश्मीर की, PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनके लिए बड़ी चेतावनी है। बीजेपी के लिए एक बड़ी बात यह हुई कि पहली बार कश्मीर वैली में उसका खाता खुला। अब तक बीजेपी की कश्मीर वैली में कोई प्रेजेंस नहीं थी, कभी कोई सीट नहीं जीती थी। बीजेपी ने कश्मीर में असेंबली नहीं जीती, लोकसभा की कोई सीट नहीं जीती, यहां उनका कोई नाम लेवा भी नहीं था। लेकिन इस बार DDC चुनाव में बीजेपी ने एक सीट तो श्रीनगर में जीती है और इसके अलावा वैली में 2 सीटें और जीती हैं, कुल 3 सीटें। कुल मिलाकर बीजेपी ने 220 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा। इसमें बीजेपी करीब 75 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। जम्मू में बीजेपी को 72 सीटें मिल सकती हैं, जबकि वैली में मैंने आपको बताया कि बीजेपी को 3 सीट मिली है। अब गौर करने वाली बात है कि बीजेपी ने कश्मीर वैली में 80 उम्मीदवार उतारे थे और 40 से ज्यादा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को सपोर्ट किया था। बीजेपी के सपोर्ट से कई निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं। श्रीनगर के बलहामा में बीजेपी के इंजीनियर एजाज हुसैन ने जीत दर्ज की, जबकि गुरैस की तुलैल सीट पर एजाज खान ने गुपकार के उम्मीदवार को हराया। इसी तरह पुलवामा के काकापोरा में बीजेपी के मिना लतीफ ने बाजी मार ली। श्रीनगर में बीजेपी की जीत इसलिए बड़ी खबर है क्योंकि यहां तो हमेशा से PDP जो महबूबा मुफ्ती की पार्टी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है, इनका दबदबा रहता था। जो थोड़ी बहुत वोटिंग होती थी वो अलगाववादी नेताओं के इशारे पर होती थी। लेकिन आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद लोग बेखौफ बिना डर के बाहर निकले, अपने उम्मीदवार के लिए वोट डाले और बदलाव की शुरुआत हुई। वैसे काउंटिंग सेंटर पर जब एजाज हुसैन की जीत का ऐलान हुआ तब उन्होंने अपनी बात खुलकर रखी। इंजीनियर एजाज हुसैन ने बताया कि बीजेपी की जीत का मार्जिन बहुत बड़ा है
और इसका मतलब यह कि कश्मीर के लोग नरेंद्र मोदी की नीतियों का समर्थन कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी 64% पोलिंग हुई थी और उसमें हमारी कम से कम भारतीय जनता पार्टी के 50% से ज्यादा वोट्स आए हैं। ये एक संदेश है माननीय प्रधानमंत्री जी को कि लोग यहाँ पे विकास चाहते हैं, लोग आगे आना चाहते हैं, लोग डेवलपमेंट चाहते हैं और आने वाले टाइम में यहाँ विकास हो और जो करप्शन बाकी सरकारों ने की है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, युवाओं के लिए रोजगार के वसाइल फराहम की जाए और जो हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, जो भी एलाइड इंडस्ट्रीज है उसके लिए प्रॉपरली काम करेंगे। और मैं वादा देता हूं, आश्वासन देता हूं उन लोगों को जिन्होंने हमें वोट किया कि आपका वोट जाया नहीं होगा। आपने जिन कामों के लिए हमें वोट दिया होगा उन कामों को हम लोग अंजाम देंगे और भारतीय जनता पार्टी को कश्मीर घाटी में नई ऊंचाइयों को लेके और खड़ी करेंगे। बीजेपी के एक और कैंडिडेट एजाज खान ने गुरेज सेक्टर के तुलैल में जीत दर्ज की है। ये इलाका श्रीनगर से 123 किलोमीटर की दूरी पर है। फार फ्लंग एरिया आप कह सकते हैं, यानी कश्मीर से जो दूर दराज के इलाके हैं जहां पर अब तक डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है, विकास से अछूते रहे हैं इलाके। एजाज खान ने कहा कि वो जनता के बीच सिर्फ डेवलपमेंट का एजेंडा लेकर गए थे, अपनी पार्टी की नीतियों को प्रमोट किया था और जनता ने उन पर भरोसा जताया। सबसे ज़्यादा जो शुक्रिया हमें अदा करना चाहूँगा अपने लोगों का, अपने तिलेल इलाके के लोगों का। उन्होंने जिस भरोसे का जो भरोसा मुझ पे जताया है, मैं इंशाल्लाह उस पर खड़ा रहूँगा और यही उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में मेरा रब मुझे हिम्मत दे ताकि मैं उस इलाके की खिदमत कर सकूँ। देखिए, हमारे पास मुद्दे बहुत ज़्यादा हैं, हमारे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, हमारे इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। मैंने डेवलपमेंट के लिए वोट मांगा है, मैंने बेरोज़गारी को दूर करने के लिए वोट मांगा है। तो लोगों ने जो भरोसा मुझ पर जताया और मुझे उम्मीद है कि मेरी पार्टी मुझे सपोर्ट करेगी और मैं उस इलाके की तरक्की के लिए काम करूँगा। हमेशा से इंशाल्लाह मैं हमारी भारतीय जनता पार्टी ऐसे फार फ्लंग एरियाज़ की खासकर डेवलपमेंट के लिए वो हमेशा पेश रही है और मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पे कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह पूरा मुझे पार्टी का सपोर्ट रहेगा और हमारे जो इश्यूज़, जो हमारे बड़े बड़े मसले हैं उनको हल करने में मुझे मदद मिलेगी। बीजेपी ने कश्मीर में वैली में चुनावों की जिम्मेदारी शाहनवाज हुसैन को दी थी। उन्होंने बहुत मेहनत की, 1 महीने तक वो कश्मीर में रहे, वैली में रहे, खतरनाक इलाकों में गए और आज जब नतीजे आए तो शाहनवाज हुसैन बड़े खुश थे, जीते हुए उम्मीदवारों को बधाई देने पहुंचे। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बीजेपी की कश्मीर में एंट्री हो गई है और अब पार्टी रुकने वाली नहीं है। ये घाटी में भी कमल खिल गया है। हमने कहा था कि ये चुनाव में कौन जीते कौन हारे, लोकतंत्र जीतना चाहिए, जमहूरियत जीतनी चाहिए। बहुत अच्छी वोटिंग हुई, लोगों ने 30 साल बाद इतनी ज़्यादा वोटिंग की और लोग पूरे जश्न के साथ वोट करने आए। और आपने कई बार इंडिया टीवी पे भी आज की बात में भी इसको दिखाया कि किस तरह लोग वोट कर रहे हैं, लंबी लंबी कतारें लगी और लोगों ने तरक्की के लिए वोट किया। ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव था, ये तरक्की के लिए था। हमने कहा था कोई भी पार्टी शामिल हो, फ्री एंड फेयर पोल होना चाहिए। हम जम्मू में काफ़ी सीट जीते और श्रीनगर में भी हमने कमल खिला दिया है। वोटिंग परसेंटेज में हमें जहां लोकसभा के चुनाव में मैक्सिमम 2.9% वोट हासिल हुआ था आज तक, वो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। डबल डिजिट में हम वोटिंग परसेंटेज में गए। हमने कई इंडिपेंडेंट को भी सपोर्ट किया। 80 सीटों पर घाटी में हम लड़े और उसमें हमें अच्छी सफलता मिली है। कुछ सीटें हैं गुलरेज की और त्राल की, कोई 3 वोट से, कोई 28 वोट से, बहुत कम वोटों से कुछ सीटें हमारी रह गई, लेकिन लोकतंत्र जीता है। भारतीय जनता पार्टी को और देश को इस बात की खुशी है कि यहाँ की आवाम ने जमहूरियत में यकीन रखा है। बीजेपी की जीत इसलिए बड़ी है क्योंकि यहां बीजेपी अकेले चुनाव लड़ी और 75 सीटों पर आगे चल रही है। ये बड़ी बात है क्योंकि बीजेपी को हराने के लिए जो पार्टियां बड़ी एक दूसरे की दुश्मन थी, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो इकट्ठे आई और उनके साथ 6 पार्टियों का गठबंधन हुआ। बीजेपी के खिलाफ महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला एक साथ आ गए, लेकिन इसके बाद भी गुपकार अलायंस को उतनी बड़ी कामयाबी नहीं मिली जिसकी उम्मीद महबूबा और फारूक के इकट्ठा आने से हो गई थी। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस तो फिर भी इज्जत बचाने में कामयाब रही। नेशनल कॉन्फ्रेंस 70 सीटें जीत सकती है, लेकिन पीडीपी को सिर्फ 25 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है और कांग्रेस के खाते में
25 सीटें आ सकती हैं। कश्मीर में जब चुनाव हो रहे थे तो मैं हर रोज नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के नेताओं की, कांग्रेस के नेताओं की बात सुनता था। उन्हें जरा भी यकीन नहीं था कि मोदी सरकार फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएगी। वैसे भी जम्मू कश्मीर में एक इतिहास रहा है। कांग्रेस के राज में इतनी बार इलेक्शन में इतनी बेईमानी हुई, इस कदर हेराफेरी होती थी कि लोगों का यकीन उठ गया था। इसलिए आज जब सबने माना कि चुनाव तो ईमानदारी से हुए हैं, तो लगा कि कश्मीर में वाकई में जमहूरियत की जीत हो गई है, वहां के आवाम की जीत हुई है और इलेक्शन के प्रोसेस में लोगों का भरोसा कायम हो गया है। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इलेक्शन के दौरान पोलिंग के दिन जब मैं आम जनता की बातें सुनता था तो लोग कहते थे अपने इलाके में स्कूल चाहिए, वो बात करते थे हॉस्पिटल की, सड़क की, पानी की, बिजली की, और लोगों ने इसी के लिए वोट दिए। साफ नजर आ रहा था कि लोग दहशतगर्दी से छुटकारा चाहते हैं, रोज रोज के बंद से, पत्थरबाजी से निजात पाना चाहते हैं। लोगों ने बेखौफ होकर वोट दिए, डेवलपमेंट काउंसिल चुन दी। अब जनता ने अपना काम कर दिया, बखूबी कर दिया। अब सरकार के लिए चुनौती है, सरकार को उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है। पिछले साल भर का रिकॉर्ड मैंने देखा, बहुत सारे काम शुरू हुए हैं। कश्मीर घाटी के छोटे छोटे गांवों में बिजली और सड़क पहुंचने का काम शुरू हुआ है। सरकारी फिगर्स देखी तो बताया कि 250 से ज्यादा पॉपुलेशन वाले 924 गांवों को सड़क से जोड़ दिया गया है। आर्टिकल 370 हटने के बाद 7 अगस्त 2019 के बाद से अक्टूबर 2020 तक कश्मीर के देहाती इलाकों में हर रोज 30 किलोमीटर सड़क बंद रही है। कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का दावा है कि इस दौरान प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 212 सड़कें बनी, 38 पुल बनाए गए। जम्मू कश्मीर में सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस बनकर तैयार हैं। इसके अलावा करीब 40 छोटे बड़े पावर प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, जिससे बिजली की कमी को पूरा किया जा सके। लेकिन ये बहुत कम है। अभी तो हॉस्पिटल नहीं बने हैं, अभी तो बिजली घरों तक नहीं पहुंची है, अभी तो कश्मीर में सिनेमा हॉल नहीं है, कश्मीर में आप भी लोगों के पास इंटरनेट हर जगह नहीं है, मोबाइल फोन पर कश्मीर के लोगों के पास 4G नहीं है। ये सब कश्मीर के लोगों को मिलना चाहिए और जल्दी मिलना चाहिए। जम्मू कश्मीर प्रशासन की और केंद्र सरकार की यह बड़ी जिम्मेदारी है कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदों को पूरा करें, उन पर खरा उतरे। इस काम में गुपकार अलायंस की पार्टियां हो, कांग्रेस हो, महबूबा मुफ्ती हो, फारूक अब्दुल्ला हो या फिर दूसरे लोग, सबको सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए सबको आपसी मतभेद भुलाकर साथ आना चाहिए। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी यही बात कही। आज मोदी ने कहा कि जब बात देश की हो, जब बात देश के विकास की हो, तो फिर सारे मतभेद भुलाकर सबको मिलकर काम करना चाहिए। यही राष्ट्रवाद है, यही देशभक्ति है। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से प्रधानमंत्री ने कहा कि सियासत, सत्ता, मजहब और मतभेद, ये सारे शब्द, ये सारे लफ्ज राष्ट्रवाद के सामने बौने हैं। इसलिए देश के लिए, नए भारत के लिए, भारत के बेहतर भविष्य के लिए सबको साथ मिलकर चलना ही होगा। असल में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बने हुए 100 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर मोदी ने एएमयू के इतिहास की बात की, आजादी के आंदोलन में एएमयू के योगदान की बात की। मोदी ने कहा कि विचारों में भिन्नता हो सकती है, मुद्दों पर मतभेद हो सकते हैं, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य तो एक है। और अगर लक्ष्य एक है तो मिलकर चलने की जरूरत है। ये वक्त की मांग है, देश की जरूरत है। यही एएमयू का इतिहास है और यही एएमयू की मिट्टी का संदेश है। समाज में वैचारिक मतभेद होते हैं, ये स्वाभाविक भी है, लेकिन जब बात राष्ट्रीय लक्ष्यों के प्राप्ति की हो तो हर मतभेद किनारे रख देना चाहिए। जब आप सभी युवा साथी इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो ऐसी कोई मंजिल नहीं जो हम मिलकर के हासिल न कर सके।
शिक्षा हो, आर्थिक विकास हो, बेहतर रहन सहन हो, अवसर हो, महिलाओं का हक हो, सुरक्षा हो, राष्ट्रवाद हो, ये जो चीजें हैं जो हर नागरिक के लिए जरूरी होती है, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम अपनी राजनीतिक या वैचारिक मजबूरियों के नाम पर असहमत हो ही नहीं सकते। यहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इन मुद्दों पर बात करना मेरे लिए इसलिए भी स्वाभाविक है क्योंकि यहां से स्वतंत्रता के अनेक सेनानी निकले हैं, इस मिट्टी से निकले हैं। इन स्वतंत्रता सेनानियों के भी अपने अपने विचार थे, लेकिन जब गुलामी से मुक्ति की बात आई तो सारे विचार आजादी के एक लक्ष्य के साथ ही जुड़ गए। जैसे आजादी एक कॉमन ग्राउंड थी, वैसे ही नए भारत के लिए हमें एक कॉमन ग्राउंड पर काम करना है। हमें समझना होगा कि सियासत सोसाइटी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन सोसाइटी में सियासत के अलावा भी दूसरे मसले हैं। सियासत और सत्ता की सोच से बहुत बड़ा, बहुत व्यापक किसी भी देश का समाज होता है। पॉलिटिक्स के ऊपर भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत स्पेस होती है, उस स्पेस को भी एक्सप्लोर करते रहना बहुत जरूरी है। ये काम हमारे एएमयू जैसे कैंपस कर सकते हैं, आप सभी कर सकते हैं। न्यू इंडिया के विजन की जब हम बात करते हैं तो उसके मूल में भी यही है कि राष्ट्र के, समाज के विकास को राजनीतिक चश्मे से न देखा जाए। तो संभव है कि कुछ तत्व इससे परेशान हो। ऐसे तत्व दुनिया की हर सोसाइटी में मिल जाएंगे। ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अपने स्वार्थ होते हैं, वो अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए हर हथकंडा अपनाएंगे, हर प्रकार की नेगेटिविटी फैलाएंगे। लेकिन जब हमारे मन और मस्तिष्क में नए भारत का निर्माण सर्वोच्च होगा तो ऐसे लोगों का स्पेस अपने आप में सिकुड़ता जाएगा। साथियों, पॉलिटिक्स इंतजार कर सकती है, सोसाइटी इंतजार कर सकती है, देश का डेवलपमेंट का इंतजार नहीं कर सकता। पिछली शताब्दी में मतभेदों के नाम पर बहुत वक्त पहले ही जाया हो चुका है। अब वक्त नहीं गंवाना है। सभी को एक लक्ष्य मिलकर, एक लक्ष्य के साथ मिलकर नया भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाना है। आज मोदी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो कहा वो आज बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि उन्होंने कहा कि देश मजहब, जाति, संप्रदाय, अलग अलग विचार सबसे मिलकर बना है, लेकिन मजहब से बड़ा समाज है और समाज से बड़ा देश। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार पूरे देश के लिए काम करती है, पूरे देश के विकास के लिए, हर नागरिक की बेहतरी के लिए काम करती है। इसलिए सरकार किसी का मजहब नहीं देखती, और यही मैसेज तो एएमयू के संस्थापक सर सैयद अहमद ने दिया था। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, यही मंत्र है। सर सैयद द्वारा कही गई एक बात, उस बात की आज याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था, अपने देश की चिंता करने वाले का पहला और सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वो सभी लोगों के कल्याण के लिए कार्य करे, भले ही लोगों की जाति, मत या मजहब कुछ भी हो। उन्होंने कहा था, जिस प्रकार मानव जीवन और उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए शरीर के हर अंग का स्वस्थ रहना जरूरी है, वैसे ही देश की समृद्धि के लिए भी उसका हर स्तर पर विकास होना आवश्यक है। आज देश भी उस मार्ग पर बढ़ रहा है
जहां प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव देश में हो रहे विकास का लाभ मिले। देश आज उस मार्ग पर बढ़ रहा है जहां का प्रत्येक नागरिक संविधान से मिले अपने अधिकारों को लेकर निश्चिंत रहे, अपने भविष्य को लेकर के निश्चिंत रहे। देश आज उस मार्ग पर बढ़ रहा है जहां मजहब की वजह से कोई पीछे न छूटे, सभी को आगे बढ़ने के समान अवसर मिले, सभी अपने सपने पूरे करें। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये मंत्र इसका मूल आधार है। देश की नीयत और नीतियों में यही संकल्प झलकता है। आज देश गरीबों के लिए जो योजनाएं बना रहा है, जो बिना किसी मत मजहब के भेद के हर वर्ग तक पहुंच रही हैं, बिना किसी भेदभाव 40 करोड़ से ज्यादा गरीबों के बैंक खाते खुले, बिना किसी भेदभाव 2 करोड़ से ज्यादा गरीबों को पक्के घर दिए गए, बिना किसी भेदभाव 8 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को गैस कनेक्शन मिला, बिना किसी भेदभाव कोरोना के इस समय में 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त अन्न सुनिश्चित किया गया, बिना किसी भेदभाव आयुष्मान योजना के तहत 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज संभव हुआ। जो देश का है वो हर देशवासी का है और इसका लाभ हर देशवासी को मिलना ही चाहिए। हमारी सरकार इसी भावना के साथ काम कर रही है। आपने सुना, प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार कहा कि सरकार की नजर में देखिए सब नागरिक बराबर हैं। सरकार विकास के कामों में न मजहब देखती है, न जाति देखती है, न इलाका देखती है। सरकारी योजना का जितना फायदा हिंदू को मिलता है उतना ही फायदा मुसलमानों को भी मिलता है। अब क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? प्रधानमंत्री जो बात कही, हमने उसकी तहकीकात की और सबूत पाने के लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। अलीगढ़ के शहरी क्षेत्र में ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मोदी सरकार ने 1190 करोड़ रुपए खर्च किए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 19,079 घर सैंक्शन किए गए, जिसमें से 4,387 घर बन चुके हैं, जबकि 8,294 घर बन रहे हैं। अकेले अलीगढ़ के शहरी इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो घर सैंक्शन हुए, उसमें से 7,420 मुस्लिम परिवारों को मिले। हमारी संवाददाता गोनिका अरोड़ा अलीगढ़ के हमदर्द नगर इलाके में गई। गोनिका को वहां शमा और परवीन मिली। पहले इनके परिवार कच्चे घर में रहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना से मदद मिली और अब इनका अपना पक्का घर है। इसमें हमें फ़ायदा मिला है, इसमें पैसा मिला है घर मकान बनाने के लिए अपने आसानी से मिल गया, कोई ज़्यादा वो नहीं है। और आपके जानने वालों में भी किसी को इस योजना का मिला है? हाँ साहब, इधर मिला है गली में इसमें। तो लोग आप खुश हैं, आपका परिवार खुश है इससे? जी खुश हैं। हम गए थे कचहरी से पता चला था। फिर हमने वहाँ फार्म जमा करे, कागज लगाए, फोटो कॉपी, तो हमारे नसीब में था तो हमें मिल गया। टूटा फूटा था ना, तो इसलिए तो हमें एक किस्त हमारी रुक चुकी है अभी और 2 लाख रुपए आ चुके, अपने बन गया मकान। नहीं, हम तो बहुत परेशान थे पानी से, उससे, हर चीज से। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मेरे पास में, लेकिन वक्त की कमी है, सारे उदाहरण आपको नहीं दिखा सकता। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, मकान बनाने में, बैंक खाते खुलवाने में, दूसरी योजनाओं में हिंदू और मुसलमान में फर्क नहीं हुआ और इसके बहुत सारे सबूत हैं। अब मैं आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की बात सुनाता हूं। एमयू के छात्रों ने कहा, प्रधानमंत्री ने जो कहा और जो उदाहरण दिए
वो आंखें खोलने वाले हैं। प्रधानमंत्री जो रास्ता बताया है वही देश की प्रगति का रास्ता है। जिस तरह उन्होंने सरचेत की बातों को कोट किया और कहा कि किस तरह भाईचारा बढ़ाना चाहिए, सबको साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए, तो इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। और 1964 के बाद पहले कोई प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने एएमयू को संबोधित किया है, तो बहुत अच्छी बात है। और ये बहुत अच्छा मैसेज है इस एएमयू के लिए कि इस एएमयू की और तरक्की में पीएम का बहुत बड़ा रोल रहेगा। आज पीएम ने हमें सबको मोटिवेट किया कि और आगे बढ़ना है और हमें सेल्फ रिलायंट इंडिया की तरफ वो करना है। एंड इट इज़ क्वाइट इम्पेरेटिव कि हम इसको फॉलो करें, हम इसको अपलिफ्ट करें और हम उनको सपोर्ट करें। जैसे उन्होंने बताया कि हम या फिर विमेन खुद, वी नीड अपलिफ्टमेंट एंड वी नीड सपोर्ट, और जो एक विजन है प्रमोट करना है, एंड वी हैव टू बी टुगेदर विद आवर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया and everyone in this fight, because it is important कि हम uplift करें society. It's great honor for me that they are speaking in front of us, and it's very important, it's very good for us. 56 साल बाद एक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, ये कितना बड़ा ऑनर है आप लोगों को? कोई भेदभाव नहीं है। बहुत बड़ा ऑनर, नो डाउट, बहुत बड़ा ऑनर है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज मोदी की बातों को दुनिया भर के 100 से ज्यादा देशों में रहने वाले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्रों ने सुना। और ख़ास बात यह है कि ऐसा 56 साल के बाद हुआ है जब देश के प्राइम मिनिस्टर ने एएमयू के कार्यक्रम को संबोधित किया। इससे पहले 1964 में 1964 में उस समय के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ने एएमयू के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया था। जब ये खबर आई कि प्रधानमंत्री मोदी एएमयू के स्टूडेंट को संबोधित करेंगे, एड्रेस करेंगे, तो लोगों को पहले तो यकीन ही नहीं हुआ था, क्योंकि पिछले कुछ साल में एएमयू से जो भी खबरें आई, जो भी तस्वीरें आई, वो अच्छी नहीं थी। लेकिन मोदी ने न तो उन बातों का जिक्र किया, न किसी तरह की नाराजगी जाहिर की। उन्होंने एएमयू के छात्रों को इशारों में मजहब, समाज और राष्ट्र में अंतर क्या है ये समझाया। सबके विकास के लिए, सबके साथ चलने के लिए, सबका विश्वास लेने के लिए एक संवाद होना चाहिए, ये मैसेज भी दिया। और अच्छा लगा कि एएमयू के छात्रों ने जब मोदी की बात सुनी तो उस पर यकीन किया और उस पर अमल करने का निश्चय किया। लेकिन दिल्ली के बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं वो मानने को तैयार नहीं है, वो तो जिद पकड़ कर बैठे हैं। अब तो किसानों ने सड़कों को बंद करना शुरू कर दिया है। पहले सिर्फ किसान कानूनों का विरोध कर रहे थे, ऐसे किसान संगठन ही दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे थे। अब तो कृषि कानूनों का सपोर्ट करने वाले कुछ किसान संगठन भी ट्रैक्टर लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। किसानों की सियासी लड़ाई से दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम के लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है और किसान संगठनों का क्या कहना है, इसका जायजा लेंगे। कृषि कानूनों की मुखालफत कर रहे किसान संगठनों का आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पर 27वें दिन भी जारी है। आज एक नई मुसीबत सामने आई। कृषि कानूनों का सपोर्ट करने वाले किसान संगठन भी दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंच गए। बड़ी संख्या में ये किसान दर्जनों ट्रैक्टर्स और ट्रॉलियां लेकर नोएडा बॉर्डर पर पहुंच गए। किसानों का जत्था ग्रेटर नोएडा के सिटी पार्क से ट्रैक्टर, लग्जरी कार्स और दूसरी गाड़ी में सवार होकर डीएनडी के लिए निकला। क्योंकि दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान पहले से बैठे हैं, इसलिए एक तरफ की सड़क बंद है। पुलिस ने 2 किलोमीटर पहले बैरिकेड लगाए हैं, जिससे ट्रैफिक पहले ही स्लो चल रहा था। और इसके बाद जब कृषि कानूनों के सपोर्ट में आए किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर नोएडा पहुंचे तो ट्रैफिक पूरी तरह से बंद हो गया। करीब 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। जो लोग दफ्तरों के लिए निकले थे या किसी काम से नोएडा की तरफ जा रहे थे, वो रास्ते में फंस गए और 2-2 घंटे तक फंसे रहे। प्रदर्शन करने वाले किसानों ने कहा वो उन किसानों को समझाने आए हैं जो राजनीतिक दलों में बहकावे में आकर इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं। ये जो बिल पास किया है गवर्नमेंट ने, इस बिल के समर्थन में हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। अभी आप लोगों को क्या? मेरी उन किसानों से भी अपील है जो बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, वो समझें, इसको बारीकी से समझें। ऐसा नहीं है कि सरकार किसानों के विरोध में है, सरकार किसानों के विरोध में नहीं है, इसको समझना चाहिए। हमारी अपील है उनसे, उसको समझें और बॉर्डर। बिल का आज ये राजनीतिक पार्टियां विरोध कर रही हैं। पुरानी सरकारों में इस बिल की प्रस्तावना बहुत पहले हो गई। आज चूंकि मोदी सरकार ने ये कर दिया, सोच रहे हैं कि श्रेय मोदी सरकार ले रही है। उल्टे सीधे किसानों को बरगला कर
उसके नुकसान बढ़ाकर विरोध करवा जा रहा है। अब मुसीबत देखिए, नोएडा में दिल्ली की तरफ जाने का रास्ता कृषि कानूनों का सपोर्ट करने वालों ने बंद कर दिया और आने वाला रास्ता कृषि कानूनों का विरोध करने वालों ने बंद कर दिया। इसके अलावा गाजीपुर की तरफ भी किसान संगठनों ने दिल्ली यूपी बॉर्डर पर जाम लगा दिया। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों के लोग यहां सड़क पर बैठ गए और चलते हुए ट्रैफिक को रोक दिया। कई घंटों तक यूपी बॉर्डर पर जाम लगा रहा। इन लोगों का कहना है कि यूपी से जो किसान आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, उन्हें जगह जगह रोका जा रहा है। सरकार किसानों को डरा रही है, ट्रैक्टर्स को जब्त किया जा रहा है और गाड़ियों को जबरदस्ती रोका जा रहा है। रामपुर में भी किसानों को रोका गया, जिससे किसानों और पुलिस के बीच टकराव हुआ। किसानों का आरोप है कि मुरादाबाद में भी किसानों को रोकने की कोशिश हुई। पता चला कि रामपुर में किसानों ने एसएसपी की गाड़ी पर हमला कर दिया। पुलिस का कहना है कि किसानों के हमले में एसएसपी को बचाने गए पुलिस वालों को चोटें आई हैं और इस दौरान काफी देर तक नेशनल हाईवे नंबर 24 किसानों के कब्जे में रहा। किसानों ने मुरादाबाद के पास दिल्ली लखनऊ हाईवे को भी जाम कर दिया, जिससे वहां कई घंटों तक लोग सड़कों पर फंसे रहे। और जब इसकी खबर दिल्ली पहुंची तो किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर के पास ट्रैक्टर लगाकर रोड ब्लॉक कर दिया। किसानों के आंदोलन के कारण आम लोगों को दिक्कत तो हो रही है, इसलिए सरकार की लगातार कोशिश है कि किसान संगठन आंदोलन का रास्ता छोड़कर बातचीत के लिए आगे आए, लेकिन किसान संगठनों के नेता जिद पर अड़े हैं। कल भी सरकार ने किसानों को बातचीत का ऑफर दिया था। आज इस पर विचार के लिए पंजाब के किसान संगठनों की एक मीटिंग हुई। तय हुआ कि कल किसान संगठनों की एक बड़ी मीटिंग होगी, जिसमें सरकार के प्रस्ताव पर फाइनल फैसला लिया जाएगा। लेकिन कल क्या फैसला होगा, इसके संकेत आज ही मिल गए। किसान नेताओं ने कहा, अब किसान संगठन आंदोलन को और तेज करेंगे। सरकार पहले तीनों कानूनों को वापस ले, उसके बाद ही बातचीत का कोई मतलब होगा। अमेंडमेंट से हम संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। हम तो जानते कि जो कानून है इनको टोटल स्क्रैप करो, तो उसी का जवाब उन्होंने हमको दे दिया कि ये हमने किया था। तो उसके अंदर हमने या तो सरकार को इनवाइट करे, कोई डेट रखे और करे, कोई कंक्रीट एजेंडा आए, प्रपोजल आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो वेग लेटर है, उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, उसका जवाब हम दे देंगे। कल संयुक्त मोर्चा की मीटिंग होगी, उसका हमारा जो स्टैंड है अगेन उसको रिफर्म करेंगे, रिटेटर करेंगे दोबारा, उसका जवाब दे देंगे कि हम तो कैटेगोरिकली वी आर ऑफ दिस स्टैंड दैट काइंडली रिपील दीज लॉज, रिजेक्ट दीज लॉज। अब ये बात तो सही कि किसान नेता सरकार पर प्रेशर बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए कोशिश है कि और रास्ते बंद किए जाएं। लेकिन उनकी मुसीबत यह है कि अब ऐसे किसान भी सामने आने लगे हैं जो कृषि कानूनों का सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग समर्थन में रास्ते रोकने लगे हैं। धरने पर बैठे किसानों के जो नेता टकराव के फैसले करवा रहे हैं, उनमें ज्यादातर जाने माने वामपंथी नेता हैं। वो नहीं चाहते कोई रास्ता निकले। लेकिन वहीं पर ऐसे किसान नेता भी हैं जिन्हें लगता है कि अब बहुत हो गया, बातचीत करके कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। जहां किसान धरने पर बैठे हैं, वहां दो तरह की तस्वीरें दिखाई देती हैं। एक तरफ दूध मलाई, मसाज की चेयर और कपड़ों की धुलाई, दूसरी तरफ प्रॉपर इंतजाम ना होने से हाइजीन का खतरा, टॉयलेट्स की कमी, सर्दी से बीमार होते किसान और कोरोना का खतरा। इसीलिए लगता है कि अब किसानों की बात जनता तक पहुंच गई, जनता उनके साथ है, सरकार बात करने को तैयार है, सरकार उनके साथ है। इसलिए बातचीत का सिलसिला शुरू होना चाहिए और बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे सड़क पर बैठे हजारों किसान वापस घर जाएं और सुरक्षित रहें, क्योंकि ये वक्त बचकर रहने का है। किसान नेताओं को भले ही लगता हो कि कोरोना का संकट कम हो गया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज लंदन से जो फ्लाइट्स आई हैं, वो मुसीबत का एक नया पैगाम लेकर आई हैं। अब से कुछ देर पहले ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक लागू हो जाएगी। रात के 12 बजे से लंदन से न कोई फ्लाइट आ सकेगी न जा सकेगी। लेकिन आज लंदन से जो फ्लाइट्स पहुंची, उनमें कोरोना के 2 दर्जन से ज्यादा पॉजिटिव केस मिले।
आज शाम लंदन से अमृतसर पहुंची फ्लाइट के यात्रियों की जब जांच हुई तो उनमें से 8 कोरोना पॉजिटिव मिले। लंदन से अहमदाबाद पहुंची फ्लाइट के कुल 271 यात्रियों में से 5 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। दिल्ली में भी लंदन से आए विमान में क्रू मेंबर समेत 6 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसी तरह कोलकाता में 2, चेन्नई में 1 और कर्नाटक में भी लंदन से लौटने वाले एक शख्स की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आज अहमदाबाद में जब कोरोना पॉजिटिव मिले मरीजों को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, हमारे संवाददाता निर्णय कपूर उस वक्त में मौजूद थे। निर्णय ने बताया कि जिन लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उनके सैंपल्स को आगे की जांच के लिए भेजा गया है, जिससे पता लग सके कि ये लोग कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को तो साथ लेकर नहीं आए। यूनाइटेड किंगडम में कोरोना वायरस में नया म्यूटेशन पाए जाने के बाद जो तमाम फ्लाइट्स हैं वो तो बंद कर दी गई हैं भारत से यूनाइटेड किंगडम के बीच में 31 दिसंबर तक के लिए। और लेकिन मंगलवार को जो आखिरी फ्लाइट पहुंची थी ब्रिटेन से, उसमें करीब 249 यात्री और 22 क्रू मेंबर थे, जिनको बाकायदा सबको एयरपोर्ट पर रोक करके घंटों तक उनके टेस्ट किए गए और रिजल्ट आने के बाद ही सबको बाहर भेजा गया। और इसमें मैं आपको बता दूं कि जो रिजल्ट सामने आए हैं 271 यात्रियों के, उनमें से करीब 5 यात्री जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। उनको आप देख सकते हैं ले जाया जा रहा है अहमदाबाद के SVP हॉस्पिटल में। इन एम्बुलेंसेस वैन्स को पहले से तैयार रखा गया था। यहाँ पे जो यात्री हैं एक एक करके उनको लाया जा रहा है और उन्हें SVP हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाएगा। इसके अलावा जो दूसरे यात्री थे जो नेगेटिव आए हैं, उन्हें ये हिदायत दी गई है कि वो अगले 7 से 10 दिन तक, ये जो बाकी के यात्री हैं इनको ये हिदायत दी गई है कि अगले 7 से 10 दिन तक ये अपने घर में ही आइसोलेटेड रहेंगे, अपने आप को मॉनिटर करते रहेंगे। और अगर कोई भी सिम्टम इनको पाया जाता है बुखार का या खांसी जुकाम का, तो ये तुरंत अथॉरिटीज से कांटेक्ट करेंगे। मुंबई में भी आज लंदन से आने वाली फ्लाइट की जांच की गई। बीएमसी ने होटल्स बुक कर दिए हैं और लंदन के अलावा यूरोपीय देशों से आने वाले यात्रियों को कम से कम 7 दिन तक अब होटल में क्वारंटीन रहना होगा। जब उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आएगी तब उन्हें जाने दिया जाएगा। बीएमसी के 2000 कर्मचारी और डॉक्टर्स की टीम एयरपोर्ट पर तैनात है। ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन पाए जाने के बाद से महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी ने जो है अलर्ट जारी किया है और गाइडलाइंस इशू की है। उस गाइडलाइंस के मुताबिक जो भी पैसेंजर लंदन से आएगा, यूके से आएगा, उन्हें 7 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन उन्हें किया जाएगा। इसके अलावा यूरोप और मिडिल ईस्ट से आने वाले जो हवाई पैसेंजर है, हवाई यात्री पैसेंजर है, उनको भी 7 दिन के लिए जो है वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाएगा। और इसके लिए बीएमसी ने खास तैयारी एयरपोर्ट पर की है। आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट के कर्मचारी से लेकर बीएमसी के यहाँ पर जो कर्मचारी है वो यहाँ पर तैनात है और बीएमसी के जो बेस्ट की बसेस है ये भी यहाँ पर तैनात है। इन बसों में इनको होटल तक जो है लेके जाया जाएगा और उसके बाद उन्हें वहाँ पर रखा जाएगा। इसके लिए होटल का चयन खुद पैसेंजर को करना है। अपने आर्थिक स्थिति के अनुसार वो होटल का जो है चयन करेंगे और उसके बाद वहीं पर रहेंगे। उसके बाद उनका RT-PCR टेस्ट किया जाएगा और अगर लक्षण पाए जाएंगे तो 14 दिन के लिए उन्हें जो है वो फिर से क्वारंटीन किया जाएगा और उन्हें अगर लक्षण ज्यादा पाए जाते तो उन्हें 7 हिल हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजा जाएगा। अगर लक्षण नहीं पाए जाते हैं तो 7 दिनों के बाद उनकी रिपोर्ट निगेटिव आती है तो उन्हें फिर घर छोड़ दिया जाएगा। हालांकि जो लोग कोरोना के मैनेजमेंट से डील कर रहे हैं उनका कहना है कि नए कोरोना स्ट्रेन से घबराने की जरूरत नहीं है। भारत में अब तक कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से रिलेटेड एक भी केस नहीं मिला है। बहुत सारे ऐसे बदलाव का एक मॉलिक्यूल बदल गया, कोई महत्व नहीं होता और उसको हम ड्रिफ्ट कहते हैं। वो चेंज आती रहती है लेकिन उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है और ये हरदम होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस में तो इतना होता है हर साल के बाद वैक्सीन ही बदलना पड़ जाता है। तो ऐसा बिहेवियर, ऐसा स्वभाव बहुत सारे वायरसेस का है और इस वायरस का भी ऐसा स्वभाव रहा है। हमारे भारत में लेबोरेटरीज ने अब वायरसेस जो यहाँ आइसोलेट हुए हैं उनकी ट्रैकिंग करी हुई है और हमें जहाँ तक भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसमें ऐसा सिग्नल, ऐसी म्यूटेशन हमने डिटेक्ट नहीं करी है। जो म्यूटेशंस डिटेक्ट करी हैं वो इनसिग्निफिकेंट हैं, उसका कोई महत्व आगे तक अभी तक हमने नहीं डिटेक्ट किया।
चलिए, ये तो अच्छी बात है कि इस तरह का कोई स्ट्रेन भारत में नहीं मिला है, लेकिन ये नया स्ट्रेन भारत में कहीं आ ना जाए, कहीं नई परेशानी न पैदा कर दे, इसके लिए ब्रिटेन से आई हर एक फ्लाइट के यात्रियों को अपनी हेल्थ को चेक करते रहने को कहा गया है, चाहे वो हफ्ते भर पहले ही लंदन से भारत क्यों ना आए हो। कोरोना को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 5 जनवरी तक रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि कोरोना के गाइडलाइंस का कुछ लोग अब भी पालन नहीं कर रहे। ये वो लोग हैं जिनके करोड़ों फैंस हैं, जिन्हें हर हालत में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए, जिन्हें लोगों के लिए मिसाल बनना चाहिए। मुंबई एयरपोर्ट के पास ड्रैगन फ्लाई क्लब में पुलिस ने कल रात 2:30 बजे छापा मारा और इस क्लब में कोरोना नियमों का वायलेशन करते हुए, पार्टी करते हुए 34 लोगों को अरेस्ट किया गया। इनमें क्रिकेटर सुरेश रैना और जाने माने सिंगर गुरु रंधावा और सुजैन खान, ये 3 लोग शामिल हैं। सुरेश रैना और गुरु रंधावा दोनों इस घटना से काफी दुखी हैं। उन्होंने अफसोस जताया, कहा वो खाना खाने के लिए क्लब में गए थे, लेकिन आगे से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन पूरी तरह करेंगे। इस समय हम सब की जिम्मेदारी है, देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो सरकार के निर्देशों का पालन करे, क्योंकि एक शख्स की गलती का खामियाजा हजारों लोगों को भुगतना पड़ेगा। एक तरफ खतरा बढ़ रहा है, दूसरी तरफ सरकार इस मुसीबत से निजात दिलाने के उपायों पर वॉर फुटिंग पर काम कर रही है। हमारी संवाददाता दीक्षा पांडे की रिपोर्ट आप देखेंगे। उन्होंने बताया कि सरकार ने कोरोना वैक्सीन के स्टोरेज, इसके डिस्ट्रीब्यूशन की तैयारियां तेज कर दी हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर जब ये कोरोना वैक्सीन पहुंचेगी तब वैक्सीन को कहां रखा जाएगा, एयरपोर्ट से वैक्सीन को दूसरी जगह ट्रांसफर कैसे किया जाएगा, इसका पूरा प्लान तैयार है। इस वक्त हम लोग कार्गो टर्मिनल के एक्सेप्टेंस एरिया में मौजूद हैं, जहां पर वैक्सीन को लेकर कार्गोज यहां पर पहुंचेंगे और उसके साथ ही जब उन्हें लाया जाएगा तो आप ये जो सामने तस्वीर देख रहे हैं, ये स्क्रीनिंग बोर्ड है और यहां से जो सामान जो भी आएगा उसे स्क्रीन करके बॉन्डेड एरिया में ले जाया जाएगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल ये एक्सपोर्ट के लिए है और इम्पोर्ट के लिए एक दूसरा यहाँ पर प्लेटफॉर्म बनाया गया है। लेकिन एक बार आप फिर से यहाँ पर देखिए, बॉक्सेज यहाँ पर तैयार किए गए हैं। जो एक्सेप्टेंस रूम है यहाँ पर बॉक्सेज भी रखे गए हैं जिसमें वैक्सीन तैयार होकर यहाँ पर रखी जाएंगी, उन्हें इंपोर्ट किया जाएगा या फिर एक्सपोर्ट किया जाएगा। थोड़ा हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, तमाम यहाँ पर मशीन्स वगैरह भी लगाई गई हैं। अगर आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बॉक्सेस लगाए गए हैं, दरअसल ये वैक्सीन बॉक्सेस हैं जिसमें से इन्हें रखकर इन्हें काम में लाया जाएगा। और आपको बता दें कि इसी तरह की तस्वीर आपको आगे भी देखने को मिलेगी और ऐसी ही बड़ी तादाद में ये बॉक्सेस रखे गए हैं और उनके साथ यहाँ पर स्टोरेज रूम जो है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 2 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस तक है और इसके साथ ही ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये इम्पोर्ट पेरिशेबल है। दरअसल यहाँ का जो टेम्परेचर है इसके अंदर वैक्सीन जो हैं उन्हें स्टोर किया गया है और इसका टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस है, ताकि कई दिनों तक जो वैक्सीन हैं वो सुरक्षित रहें। और आपको ये भी खास बात बता दें कि ये जो स्टोरेज रूम आप देख रहे हैं, फ्रीजिंग रूम देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा देर तक इसे नहीं खोला जा सकता है। दरअसल इसे महज कुछ सेकंड के लिए ही खोला जाएगा और ये इंपोर्ट एरिया है और यहाँ से जो भी बाहर के राज्यों से या बाहर के देशों से जो भी वैक्सीन से रिलेटेड या कोविड से रिलेटेड जो भी सामान आएंगे या भी जो फार्मा से रिलेटेड जो भी सामान होंगे उन्हें यहाँ पर रखा जाएगा। अच्छी बात है, वैक्सीन आने से पहले पूरी तैयारियां की गई हैं ताकि आखिरी मोमेंट पर कोई अफरा तफरी ना हो। बहुत बड़ा देश है, बहुत सारे लोगों को वैक्सीन लगनी है। और दूसरी राहत की बात यह है कि अभी तक लंदन से जो लोग भारत आए हैं उनमें कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन नहीं मिला है। और तीसरी अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ अब कोरोना से इन्फेक्टेड होने वाले लोगों की संख्या लगातार कम हो रही है, ठीक होने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, कोरोना से मरने वालों की संख्या भी धीरे धीरे कम हुई है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि खतरा टल गया है। अब तो और भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। सरकार एहतियात बरत रही है, लेकिन आम लोगों को भी सतर्क रहने की, सावधान रहने की जरूरत है। हमें और आपको सिर्फ इतना करना है कि मास्क लगाएं, दूरी बनाए रखें और बार बार हाथ धोएं। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा 9 साल के उस बच्चे के बारे में जिसने 1 साल में
220 करोड़ की कमाई की। आपको सुनकर हैरानी होगी कि 9 साल के रेयान काजी की साल भर की कमाई 220 करोड़ रुपए है। रेयान काजी हर साल घर बैठे $30 मिलियन यानी $3 करोड़ कमाता है। अमेरिका के टेक्सास के रहने वाले रेयान काजी का नाम फोर्ब्स मैगजीन में अमीर लोगों की लिस्ट में है। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक रेयान काजी 2020 का हाईएस्ट पेड यूट्यूबर है। रेयान 3 साल की उम्र से यूट्यूब पर अपने वीडियो शेयर करता है। रेयान के वीडियो यूट्यूब पर इतने हिट है कि इनके व्यूज, लाइक्स वाकई में हैरान कर देने वाले हैं। रेयान का वर्ल्ड नाम से एक यूट्यूब चैनल है, रेयान्स वर्ल्ड। इस पर रेयान ने इस साल 1875 वीडियो अपलोड किए, जिन्हें काफी पसंद किया गया। अपने वीडियोस में रेयान बच्चों के गेम्स और टॉयज का रिव्यू करता है। रेयान्स वर्ल्ड चैनल के करीब 3 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। पिछले साल 2019 में रेयान ने $26 मिलियन यानी करीब 180 करोड़ रुपए यूट्यूब से कमाए थे। नेपाल में प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली और कम्युनिस्ट पार्टी के को चेयरमैन कमल दहल प्रचंड के बीच कुर्सी को लेकर झगड़ा चल रहा है। पिछले 24 घंटे में जबरदस्त डेवलपमेंट हुए। ओली ने पहले प्रचंड को पार्टी के सह अध्यक्ष पद से हटा दिया और फिर खुद को पार्टी का नया प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। इसके बाद प्रचंड ने केपी शर्मा ओली को अपने अध्यक्ष पद से हटाकर माधव नेपाल को कम्युनिस्ट पार्टी का नया चेयरमैन बना दिया। हालांकि पार्टी के फर्स्ट चेयरमैन प्रचंड ही बने रहेंगे। इसके पहले ओली ने अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पार्टी के 1199 मेंबर्स वाली नई कमेटी बनाई, जिसे प्रचंड ने मानने से इनकार कर दिया और इसके बाद दोनों कैंप्स अलग अलग बैठक बुलाने के लिए चले गए। मैं आपको बता दूं कि 2 दिन पहले ही नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ओली ने संसद भंग करने की सिफारिश की थी, जिसे राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया। नेपाल की राजनीति में जो हो रहा है उसे समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना जरूरी है। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी में 2 पावर सेंटर हैं, एक प्राइम मिनिस्टर खड़ग प्रसाद ओली और दूसरा पुष्प कमल दहल प्रचंड। जब कम्युनिस्ट पार्टी जीती तो दोनों की अंडरस्टैंडिंग थी, आधा टर्म ओली प्राइम मिनिस्टर रहेंगे और बाकी प्रचंड। जब ओली ने एक कुर्सी छोड़ने से इनकार कर दिया तो प्रचंड ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन पर अमेरिका में डील में पैसे खाने का आरोप लगाया। लिपुलेख विवाद में भारत के खिलाफ आवाज न उठाने का इल्जाम लगाया। ओली ने अपना दाव खेला। उन्होंने भारत के खिलाफ आवाज उठाई, अपने आप को राष्ट्रवादी दिखाया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि जब इन दोनों के बीच टकराव चल रहा था तो नेपाल में चीन की राजदूत हो यानची मीडिएटर बन गई, लेकिन भारत का साथ देने वाले वहां पूरी तरह एक्टिव थे और इन दोनों के झगड़े का कोई रास्ता नहीं निकला। फाइनल राउंड में ओली ने एक बार फिर भारत से दोस्ती की। यहां के आर्मी चीफ और रॉ चीफ को नेपाल बुलाया, लेकिन प्रचंड तो कुर्सी चाहते हैं, तो रास्ता कैसे निकलता। अब जब ओली को लगा कि पार्लियामेंट में उनके पास मेजॉरिटी नहीं है तो उन्होंने पार्लियामेंट भंग कर दी। प्रचंड ने इसे गैर कानूनी बताया तो ओली ने प्रचंड को पार्टी की कोर चेयरमैनशिप से हटा दिया। मुझे लगता है कि दोनों के बीच तकरार लंबी चलेगी, दांव पे चलते रहेंगे, लेकिन इसमें नेपाल का काफी नुकसान होगा। अब एक नजर कल की सुर्खियों पर। कल केरल सरकार असेंबली का स्पेशल सेशन बुलाकर किसान कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पास करेगी। सरकार के बातचीत के प्रस्ताव पर किसान संगठन कल फैसला करेंगे। मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि कल से सर्दी और बढ़ेगी और कुछ इलाकों में टेम्परेचर 1 डिग्री तक गिर सकता है। अब आपको ऐसी खबर दिखाते हैं जिसकी पाकिस्तान में बहुत चर्चा है। पहली बार पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर पाकिस्तान के पत्रकारों के बीच इमरान खान की जमकर खिंचाई हो रही है और इसकी वजह है मोदी सरकार।